हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एन एम एफ न्यूज़ से। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन चैनल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि सब हमारे जो हिंदुस्तान भाई हैं वो इंडियन जो कंटेंट मेकर हैं या फिर यूट्यूब चैनल है उनको दबा के सपोर्ट कीजिए। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इन्होंने जो इस न्यूज़ का टाइटल दिया है वो दिया है एस जयशंकर से पीओके पर पूछे सवाल सवाल तो मिला करारा जवाब, सुन पाकिस्तान में मचा हड़कंप। तो देखते हैं कि जयशंकर जी ने क्या इस पे दिया है जवाब पीओके पे। तो मैं एंड में आपसे लोगों से बात करूंगा इस पे। तो कुछ मैंने आपको एक सीक्रेट भी बताना है इस वीडियो के रिगार्डिंग ही, जो मैं सोच रखता हूं, जो 2030 से पहले हमें पीओके मिलने का है उसका सीक्रेट बताता हूं। उसकी आपको बताऊंगा कि इसमें हिंट कैसे मिला है। आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, आपको भी वो हिंट नजर आएगा या सुनेगा। ठीक है, तो वीडियो के पहले 4 मिनट में ही वो जयशंकर जी ने हिंट दिया है, वो आपने समझना है। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे अपना तबसरा या फिर मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे इंडिया फर्स्ट हित के नाते आपने जो इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया ऑयल जो किया, उसके लिए आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था किसी फॉरेन एंकर के सामने, और आपने जो उसका उत्तर दिया वो बहुत वायरल भी हुआ है। तो वो हम कैसे कर पाए वो एक मैं समझना चाहूंगा आपके पास से, आपके अभिवादन के साथ साथ। और दूसरा जो आपने बताया कि डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है विदेश नीति का, यहाँ के लोगों की बहुत इच्छा भी है कि पीओके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा। जो पहला मुद्दा जो आपने उठाया, देखिए नॉर्मली कूटनीति में दूसरों से पब्लिक में जितना कम बहस हो उतना अच्छा है नॉर्मली। हाँ, पर यह भी है कि जब आपको पब्लिक में दबाव बनाने की कोशिश होती है तो कभी कभी हमें निर्णय लेना होता है कि हम चुप रहें या अपनी बात सामने रखें। और उस दिन जो मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, उस दिन वो मुझे ऐसे सिचुएशन में डाला गया कि मुझे लगा कि साफ साफ जवाब देना चाहिए। और जवाब ये भी है कि आप अगर हमारी मजबूरियां, क्योंकि लोग समझते नहीं कि जो देश उनके यहाँ 50, 60, 70 हज़ार की इनकम लेवल हो और यहाँ लोगों की 70,000 रुपए की इनकम लेवल हो, तो वहाँ सहने की जो कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ नहीं। तो जो ऑयल प्राइस, जो ऑयल इंपोर्ट की कीमत जो है, ये फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं, फॉरेन पॉलिसी का भी है, पर ये एक किस्म से बहुत बेसिक लेवल में आम नागरिक का विषय है। और हमें किसी तरीके से, क्योंकि इसमें जो भी आप कहें, प्रधानमंत्री का ये निर्देश था कि हमें सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए इस सिचुएशन में, और आपका कर्तव्य है कि जो तर्क दुनिया के सामने रखा, ये आपका विषय। पर उनके मन में था कि यहाँ अगर भारत की इकोनॉमी देखें, भारत के जो आम नागरिक की जो इन्फ्लेशन जो इसके कारण, ऑयल प्राइसेस के कारण हुआ, जितना हम बचा सकते हैं उतना बचाना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। और ये इसीलिए एक किस्म से उसका जो फॉरेन पॉलिसी में जो एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो मैं कर रहा था। उसके अलावा नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये हमारा जो धंधा जो है वो सबको साथ ले जाने का।
जो दूसरा विषय जो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सबकी आशा क्या है। अब देखिए, नमस्कार सर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब 15 अगस्त की स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमें गुलामी के निशाने को मिटाना है, तो हमारे शहर में एक गुलामी का नाम छुपा हुआ है, तो उस पर एक एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा है वो चला जाएगा। इसमें हमारी पॉलिटिक्स कहाँ, विदेश नीति कहाँ काम आएगी। मेरा दूसरा क्वेश्चन सर मेनली ये है कि नहीं, देखिए ऐसा है, मैं विदेश नीति करता हूं ना, बाकी निर्णय जो है वो देश में लेते हैं। हाँ। तो मुझे जो करना है मुझे पता है। हेलो, इंटरनेशनल बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ। आपसे एक चीन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चीन अपनी नीतियों और अपनी वस्तुओं से पिछले 20 वर्षों में दूसरे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है, और उसने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सभी माइंस पर उसकी कंपनियों ने कब्जा किया है। प्लस उसको लॉन्ग टर्म जो रॉ मटेरियल है वो जो वहां से मिलने वाला है। तो क्या भारत ऐसा कुछ कर सकता है, या क्या कंबाइंड विश्व ऐसा कुछ कर सकता है कि चीन की इंटरनल पॉलिसीज पे हम प्रभाव करें, और इन माइंस पे जो कब्जा किया है चीन ने, उनको अपने उपयोग में अपनी कंपनीज कब उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरेंगी? देखिए, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, कॉम्पिटिटिव होती, ये माने उसका स्वभाव है। तो चीन जो करेगा वो अपने हित में करेगा। हमें अगर परेशानी है तो हमें भी जो अपने हित में करना चाहिए हमें करना चाहिए। इसमें मैं मानता हूं कि पिछले 75 साल में हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में या डोमेन में कहीं कमी रह गई हो। इकॉनमी उतनी नहीं बढ़ी, जो मैंने कहा कि 15 साल की गैप थी रिफॉर्म में। अभी देख, जब राजीव गांधी गए चाइना 1988 में, हम दोनों इकॉनमी बराबर थे। अभी चीन की इकॉनमी जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना से भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग के बजाय कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि भाई उनको देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कम से कम हम जितना कर सकते हैं। और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी सोच भी है, ऐसे आत्मविश्वास भी है, ऐसी क्षमता भी बढ़ रही है। अभी अभी मैं लैटिन अमेरिका से वापस आया हूँ, साउथ अमेरिका से, और मैं वहाँ देख रहा हूँ कि ब्राज़ील हो या अर्जेंटीना हो, हमारे कंपनीज हैं वहाँ, माइनिंग में भी हैं, पावर में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं। तो जितना अभी मेरे लिए तो जितना इंडियन इकॉनमी बढ़ सकती है, जितने हमारे बिजनेसेस बाहर जा सकते हैं, और उसमें गुजरात की लीड तो नेचुरल है। मैं तो पूरा गुजरात पे निर्भर हूं कि भाई आप मेरी विदेश नीति का कुछ करिए, आप लोग बाहर जाके कुछ करिए। और सचमुच जितने हमारे कंपनीज बाहर जाते हैं इसका बहुत बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि जो बाहर के जो दूसरे देश जो हैं उनके लिए इंडिया या इंडियन लीडरशिप ठीक है, वो कहीं चित्र देखते हैं, कभी कभी हमसे बीच में मिलते भी हैं, बट उनका जो रोज का जो इम्प्रेशन, रूटीन का जो इम्प्रेशन होता है, या तो वो जो इंडियन कम्युनिटी के कारण होता है या इंडियन बिजनेस के कारण होता है। जितने ज़्यादा बिजनेस हो, जितने अच्छे कंपनीज हो, जितने ज़्यादा कम्युनिटी हो, उनकी प्रगति का असर उन पे होता है। तो मुझे लगता है कि हम ठीक दिशा पे जा रहे हैं। अभी तो 8 साल ही हुए हैं, थोड़ा समय और दीजिए, पर मुझे पूरा विश्वास है
कि हम उस ठीक ट्रेजेक्ट्री पर। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने देखा कि जयशंकर जी ने कितने, देखो ये होता है एक फॉरेन मिनिस्टर, एक क्या कहते हैं डिप्लोमेट, उसकी ठहराव कितना है, ठीक है। तो सच में मानो कि कई लोग बोलते हैं, ठीक है, कि हमारे जयशंकर जी कमाल के हैं। भाई कमाल के नहीं है, 75 सालों में सबसे तकड़ा डिप्लोमेट, जो सबसे ज़्यादा समझदार, वो मेरे को यही लगे हैं। उसका रीज़न भी है, इनके भी रीज़न है, क्योंकि जब पहले थे वो भी तगड़े डिप्लोमेट थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हम कमज़ोर थे उस वक्त। अब हम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो डिप्लोमेसी ऑटोमेटिकली पावरफुल होती रहती है। लेकिन बात करने का लहजा जब ये अपने आप में सीखी जाती है, ये एक्सपीरियंस से आती है कि बात कहाँ पे करनी है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कितनी बात बोलनी है और कितनी नहीं बोलनी, कितना रोकना है, कितना आगे जाना है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से ये पैंतरेबाजी चलती है। ये डिप्लोमेट का काम होता है कि सिचुएशन के हिसाब से अपने मुहरे चलते हैं। तो ये होती है डिप्लोमेसी जो वर्ल्ड में चलती है। तो इसका तो मुकाबला ही नहीं ना जो अब इंडिया कर रहा है, क्योंकि एक तो पावर आ गई है, सोने पे सुहागा, दूसरा जयशंकर जी जो करते हैं वो फिर अल्टीमेट ही जवाब देते हैं। नो डाउट हमारे जो लेट सुषमा स्वराज जी थे अल्टीमेट थे, ठीक है, लेकिन वो भी अब इस सिचुएशन में रहते, उनकी भी डिप्लोमेसी ऐसी तकड़ी होनी थी, ठीक है। मुंह पे बोलो यार, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। अब ये डरते नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी नाप तोल के बोला जाता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी नहीं जाती लंबी। अच्छा मैं बात पे आता हूँ। रशिया की बात की, पीओके की बात हुई, फिर चाइना की बात हुई, तो वो हर एक देश अपने हित के लिए करता है। आजकल बड़ी बातें चल रही हैं कि 450 मिलियन दे दिया उसने, अमेरिका ने दे दिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। ओ अब हमारे पे सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने, क्या भी वो तेल ले रही थी, एक कंपनी हमारी एक थी, ठीक है, उस पर उन्होंने सैंक्शन लगा दिए कि इन्होंने चाइना को तेल दिया बीच में, यानी कि मीडिएटर किया, वहाँ से तेल उठा के वहाँ पहुँचाया, जो भी है, चाहे केमिकल बनाते थे, हम बनाते थे, हमने फिनिश प्रोडक्ट आगे बेचे हैं उसके करके। तो ये सारे देश करते हैं, उसमें आप कितने काबिल हो वो हमने देखना है, ठीक है। पाकिस्तान भी करता है अपने हिसाब से, सारी दुनिया अपने हिसाब से करती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोली थी, जो 4 मिनट की मैंने बोला था, उसमें 2 क्वेश्चन किए थे। एक तो रशिया का किया था और दूसरा किया था पीओके का। जब रशिया का दोनों क्वेश्चन किए तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा ना, तो जयशंकर जी ने बात स्टार्टिंग में बोल दी। देखो ये होती है छोटी छोटी ब्रीक बातें होती है, ये हमने पिक करनी होती हैं। मैं ऐसी बातें बहुत ज़्यादा पिक करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे पिक होती हैं और ये आवाज़ें कैसे अब परफेक्ट होनी शुरू हो गई हैं। जो मैं 2019 और 18 से बोल रहा था कि पीओके 2030 से पहले आएगा अगर बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी, मैं हमेशा यही बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। आएगा फिर भी बाद में, लेकिन उसमें फिर 10-15 साल का और गैप पड़ जाएगा, क्योंकि एक ना मोमेंटम होता है बना, उस मोमेंटम में उस चीज़ ने सोचा होता है कि हमने ये काम करना है, कई उस पर स्लो करते हैं। मेरे को लगता है कि ये गवर्नमेंट जो बीजेपी की है, ये 2030 से पहले पीओके ले लेगी। अब देखिए, जब जयशंकर जी ने स्टार्ट किया, उन्होंने एक चीज़ बोला था कि कूटनीति में कुछ चीज़ें पब्लिकली नहीं बोली जाती। अब आप सोचोगे कि आप इसको मिला लोगे रशिया से नहीं मिलाने का, इसको समझने की बात है। उन्होंने क्या किया कि उस बात को रशिया से जानबूझ के, अब रशिया का तो सब कुछ ओपन है, ठीक है, हमने शर्म बोला है वहां पे जाके। अब बात को पकड़ना मेरी, जो मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने रशिया को तो बोल चुके हैं, यूरोप को बोल चुके हैं कि जितना आधे दिन में नहीं लेते तुम पेट्रोल ले लेते, उतना हम महीने में नहीं लेते रशिया से, ठीक है। तो वो चीज़ें बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि कूटनीति में पब्लिकली कुछ बातें नहीं बोली जाती, उसको रखा जाता है। इसको आप देखो, ये होता है डिप्लोमेटिकली लैंग्वेज, इसको स्पिन कैसे करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी सोच है, आपने अपनी सोच बनानी है। इन्होंने कैसे घुमाया लास्ट वाली लाइन को, पीओके वाले को, उन्होंने पहले ही शट अप कॉल कर दिए कि हमने इस पे बात नहीं करनी। और आपने नोटिस किया होगा कि पीओके पे सिर्फ उन्होंने एक ही लाइन बोली है, वो आपको भी पता, वो हमको भी पता है। उस पे पहली लाइन को उन्होंने, एंड वाली लाइन को, बीच वाली लाइन को शट अप कॉल करके उन्होंने सिर्फ लास्ट वाली लाइन को क्लियर करके, क्योंकि आंसर देना था पीओके का, तो उन्होंने वो पीओके का आंसर आपको इस ऐसे दे के खत्म कर दी वो। अब इस पे दिमाग रखो, सोचो, गवर्नमेंट, मैं इसलिए कहता हूँ गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अब तो बाहर भी आना शुरू हो गया,
कई हैं, कई मैंने एनालिस्ट सुने हैं इंडिया के जो शर्म बोलते हैं कि इंडिया का टारगेट पीओके है अब। और आप समझ नहीं पा रहे हो, हमारे जब पार्लियामेंट में बोल दिया था जिसने हमने 370-35 हटाना था, ठीक है, मोटा भाई ने बोला था ना कि हम जान दे देंगे, लेके रहेंगे, कुछ मतलब था। हर चीज खुल के नहीं बताई जाती, बच्चों की तरह स्पून फीडिंग नहीं कराई जाती। ये जब जो न्यूज़ को बड़े बारीकी से पीते हैं, सुनते हैं, समझते हो, क्वेश्चन को सुनो, आंसर को सुनो कि कैसे क्वेश्चन किया गया, कैसे आंसर दिया गया, किस बात को कहाँ से पकड़ा गया, तो आपको भी दिमाग में समझ आएगा। इसलिए मैं अपनी बात से 2018 से 2019 से मेरी सबसे पहली वीडियो उठा के देख लो, उसमें भी मैंने ये बोला कि पीओके आएगा, 2030 से पहले आएगा पीओके हमारे पास। अब तो एनालिस्ट मेजर गौरव ये सर भी एक्सेप्ट करने शुरू कर दिया। अब आपने कई मैंने एक वीडियो देख रहा था चीमचू की, उसमें बोल रहा था कि इंडिया अचीव क्या करना चाहता है, इंडिया हमें इतना हमारा आइसोलेट क्यों करी जा रहा है, हमें इतना क्यों दबाई जा रहा है, इंडिया को क्या मिलेगा हमें दबा के, हम तो आगे मरे हुए हैं। तो मैं आज चीमचू को भी आंसर दे देता हूँ, ठीक है। चीमचू आंसर ये है, तुम्हें इतना प्रेस किया जा रहा है, इतना कंप्रेस कर देंगे ना, इतना निचोड़ देंगे, जिस दिन हमने पीओके लेना होगा ना, तुम्हारी मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाएगी। 370 पे तो फिर भी तुम थोड़े से उछले थे, थोड़े से। जिस दिन पीओके लेना होगा ना, उस दिन तुम्हारी आवाज, इसीलिए तुम लोगों को दबाया जा रहा है, मरे हुए को और मारा जा रहा है कि इनको इतना खत्म कर दो, इतना खत्म कर दो कि इनकी जुबान ही ना निकल पाए। तो वो सिर्फ ये प्लान बन रहा है। ये आप, मेरे को नहीं पता, आप मेरे को सोच रहे होगे कि यार ये इंडियन है जहाँ इतना ऑब्सेस हुआ है कि इसको पीओके लेना है। नहीं, आप ना, मैं जितनी एनालिस्ट को देखता हूँ बड़े बड़े तकड़े, अब उनको भी ये समझ आनी शुरू होगी कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, ठीक है। क्यों गवर्नमेंट इनका नाम नहीं ले रही, क्यों इनको पाकिस्तान को लात मार के पीछे करी जा रही है, क्यों हम, ये सारी गेम्स होती हैं, क्यों हम चाइना को अब थोड़ा सा लीवरेज दे रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं। हम सारे के टेम्परेचर चेक करते करते अपनी गोटियां फिक्स करते जा रहे हैं। और एक तो मेजर गौरव सर ने कहा था कि जिस दिन, पता नहीं मेजर गौरव सर ने, किसी ने बोला था कि ये गोटियां फिक्स हो रही हैं, जिस दिन हमारी गोटियां फिक्स होगी ना प्रॉपर, उसमें टाइम लगता है ना, डिप्लोमेसी में टाइम लगता है हर चीज में, उस दिन हम अपना काम कर देंगे। वो काम क्या है, हमारा पीओके है। इस गवर्नमेंट का मेन मकसद पीओके है, इसको वापस लाना ही लाना है। मैं आपको बताता हूँ, तो ये आप अगर 5 प्रायोरिटी मानोगे ना अपनी गवर्नमेंट की, अपने जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इसकी 5 प्रायोरिटी में से एक प्रायोरिटी ये भी है कि हमें ये पीओके वापस लेना ही लेना है 2030 से पहले। ये मैं डेडली श्योर हूँ, क्योंकि मैंने कई एनालिस्ट से मुंह से सुन चुका हूँ मैं। और आप अगर उनको सारे एनालिस्ट को, तगड़े एनालिस्ट सुना करो इंडिया के भी, आप अगर उनकी बातें सुनोगे ना, देखो खुल के कोई नहीं बोलता, ये हमारा पाकिस्तान तो है नहीं ये खुल के बकवासबाजी मार दी या खुल के छोड़ दिया। ये हमें खुद एनालाइज करना पड़ता है कि इसकी बात कैसे चल रही है, क्या है। हम तो बोल सकते हैं, क्योंकि ना हम गवर्नमेंट से इदारे के काम कर रहे हैं, ना हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट क्या अपना है, लेकिन हम उसको एनालाइज करके बोल सकते हैं। और मैं आपको इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि ये प्लान कब से चल रहा है, प्लान तो चल रहा है इनका जब हमने 370-35 हटाया था, उससे पहले। अब 370-35 से एक रात को तो हटा नहीं, ये प्लान बहुत पहले से चल रहा था, गोटियां फिट हो रही थी, ठीक है। इन्होंने कर दिया, थोड़े से उछले, लेकिन अब ये ऐसा माहौल बनाने की, ऐसा अपना इंडिया गवर्नमेंट काम कर रही है कि ये जो वहां पे थोड़े से भी उछले थे ना, वो भी उछल नहीं पाएंगे। ये पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे, वो सोच रहे हैं कि इंडिया हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है, हमें ही क्यों मारने लगा हुआ, हमने क्या बिगाड़ दिया, अब तो हम कुछ करते भी नहीं है, अब तो हम ये भी नहीं करते। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा। चीमचू अपने आप को डॉक्टर बनता है, पीएचडी समझता अपने आप को, उसको दिमाग में नहीं घुस पा रहा है कि हमारा गेम पे। अगर इनका इतना दिमाग होता है तो आज ये डिप्लोमेसी या फिर दुनिया में कामयाब ना हो जाते। आप खुद सोचो, ये खुद इनके ऊपर से निकल जाती है चीज़ जो इंडिया करता है, इनको समझ नहीं आती इंडिया करके क्या। अब इंडिया ने ये लंबी हो रही है वीडियो, 1 मिनट के लिए बता देता हूँ। जो 450 मिलियन अमेरिका ने दिया, पोरकियों को ये समझ नहीं आ रहा है, पोरकी उल्टे चली जा रहे हैं। इंडिया डर गया, इंडिया F-16 से डरता है, पूरी दुनिया में पता नहीं सबसे तगड़ा F-16 है। इंडिया उस बात से नहीं डरा ना, हम डरते हैं इनके F-16 से, ठीक है। तो बात ये है कि हम अमेरिका ने हमारे साथ किया, हम ये छोटी छोटी गोटियां होती हैं हम फिक्स कर रहे हैं, अमेरिका ने ये किया। अब हम अमेरिका का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि अगर हम ये बोलेंगे तो अमेरिका क्या कहेगा।
कितना साथ देगा, उसको कैसे काबू में लेके आना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका अपडेट भी हो जाएगा तो क्या हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे? F-16 तो इनके पास हमेशा से रहे हैं, क्या उखाड़ लिया इन्होंने हमारा? कारगिल की वॉर में क्या उखाड़ लिया F-16 ने? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे ये। हमारी ताकत बहुत बढ़ चुकी है, इनकी बियॉन्ड इमेजिनेशन हो चुके हैं हम, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, हमने क्यों आवाज उठाई? हमने ये नहीं उठाया, हमने ये देखना था कि इनको अमेरिका से कैसे तोड़ना है, अमेरिका क्यों इनका अभी भी साथ दे रहा है, अभी भी इनको रोकना है अमेरिकन को। तो वो भी हमारी डिप्लोमेसी चल रही है, वो भी हम काबू में ले आएंगे। 2-4 साल और ठहरो, ठीक है। 2030 से पहले पहले कभी भी कांड हो जाएगा, 25 में हो जाए, 24 में हो जाए, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, 27 में हो जाए, 28 में हो जाए, 29 में हो जाए, लेकिन 2030 से पहले आपको आपका पीओके ये सरकार दिलवा के जाएगी, ये मेरा मानना है। माइंड में मैं गलत सोच सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं भी अपनी गोटियां फिक्स करता हूँ, मैं भी एनालाइज करता हूँ, मैं भी दिन में मैं कम से कम 15-20 वीडियो देख लेता हूँ। मैं फालतू की वीडियो किसी की नहीं देखता, मैं वही वीडियो देखता हूँ और वही वीडियो आपको दिखाता हूँ जिसमें मेरे को लगता है कि आपको देखनी चाहिए, जिससे आपको समझ आनी चाहिए। ये मैं सिर्फ इंडियन भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, पोरकियों के लिए तो ये है ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग से ऊपर की बातें हैं ये, ठीक है। तो ये है, ये पहले 4 मिनट में ही मैंने तभी बोला था, बड़े ध्यान से सुनना। मेरे जो हमारा ग्रुप है ना नेशन फर्स्ट का, उसमें भी इसके ऊपर टॉपिक पे बात चली थी, मैंने उनको भी बोला था कि पहले 4 मिनट बार बार सुनो। कोई बोल रहा कि पीओके की बात की ही नहीं, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। देखो, जब आप ध्यान से सुनते हो ना, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी, अब मेरी प्रीवियस वीडियो, मैं जब भी वीडियो देखता हूँ ना, बड़े ध्यान से सुनता हूँ, बड़े उसके ना हर एक वर्ड्स को, जो पहला होता है और एंड का होता है, जो मिडिल का होता है, उसको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये बातें कहीं क्यों जाती हैं, कहाँ से कहाँ फिट की जाती हैं। अब मैं आई होप आपको अंडरस्टैंड किया होगा कि देखो, डिप्लोमेट जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिमाग के तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज। वो आपको बात कह भी जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी। मैं 100% बोलता हूँ, 90% 95% बंदों को तो डिप्लोमेट्स की बातें नहीं समझ आती। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मेजर गौरवारिया सर से पूछ लेना, उनकी वीडियो देख लेना, वो सही बोलते हैं। डिप्लोमेट बहुत बोरिंग लगते हैं, ठीक है। तो बोरिंग, आप हमें बोरिंग क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें उनकी बात समझ नहीं आती। हमें लगता है कि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या घुमाते हैं। जो अच्छा डिप्लोमेट होता है, जो बात करता है, वो उस पर 100% कायम भी रहता है। जैसे कि हमारे अभी गवर्नमेंट है, या हमारे डिप्लोमेट है, ये कायम रहते हैं। जो हमारे पार्लियामेंट में बोला जाता है, उस पर कायम रहते हैं। इस पर विश्वास रखा करो। तो ये होती हैं चीज़ें। अब मेजर गौरवारिया सर भी डिप्लोमेसी में 1 साल से कह रहे हैं कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, मज़ा आता है, ठीक है। मेरे को डिप्लोमेट अच्छे लगते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसा आता है कि मैं शुरू से मैं सुषमा स्वराज जी को भी बहुत फॉलो करता था। मैं उनकी बातें सुनता था, एक एक वर्ड्स को मैं ध्यान से नोट कर अपने दिमाग में बिठाता था। कोई भी चीज़ सुनो ना, किसी की भी बात, किसी की भी, चाहे वो पोरकी की हो, उसकी एक एक बात सुनो। वैसे तो उनकी फजूल की होती हैं, आप उसके जिग-जैग जो पजल्स होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सॉल्व आपसे भी नहीं होंगे, दुनिया कोई भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन बात को हमेशा ध्यान से सुना करो, बायस होके कभी मत सुना करो, ये उस पार्टी का है, उस पार्टी का। इंडियन होके एक दिमाग को खुला छोड़ के उस चीज़ को, सिर्फ उसी लाइन को सुना करो, फिर आपको भी समझ आ जाएगी। अब आपको शायद मेरी बातें समझ आ जाएंगी, अभी ऐसे बातें और खुलेंगी। अब देखते जाओ आगे आगे, ये पीओके के वाले बातें जो मैं करता हूँ ना, मेरे को 2-3 साल मेरे को हो गए करते हुए, ये आपको और खुलनी शुरू हो जाएगी। मैंने भी इसी ऐसे एनालाइज करके किया है, ऐसे एनालाइज करके किया है। मैंने गैस लगाया था कि ये जो है कटोरा खान है, ये 2022 पार नहीं करेगा। आप वीडियो उठा के देख लेना, मैंने ट्वीट भी दागे हुए हैं कटोरा खान को कि तू 2022 का, मैंने ट्वीट, अगर आपको नहीं विश्वास आता तो मेरी सबसे पहली वीडियो देखना, मेजर गौरवारिया सर के मैंने रिएक्शन किया था, सबसे पहली वीडियो, जहाँ मैंने वीडियो अपना ये चैनल शुरू किया था नेशन फर्स्ट, उसमें मैंने ट्वीट दिखाए हैं। उसमें मैंने शरेआम बोला हुआ है कि ये 2022 पार नहीं कर पाएगा बंदा। अभी तो 8-9 महीने हो गए हैं, जनवरी में स्टार्ट किया था, 18 जनवरी को वीडियो है, पड़ी है, अब चेक कर लेना अगर मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने उसमें ट्वीट दिखाए हैं पुराने वाले, लास्ट ईयर वाले। उससे पहले मेरा ट्विटर हैंडल 2 बारी बंद हो चुका है, ब्लॉक कर दिया ट्विटर ने। मैं इमरान खान को ऐसी चीज़ें लिखता रहता था, पता नहीं क्या हुआ, मैं शाम कुरैशी को भी डालता रहता था, ब्लॉक कर दिया मेरा चैनल, 2 बारी ब्लॉक हुआ है। उसमें मैंने बताया हुआ सारा कुछ। मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये 2022 नहीं पार कर पाएगा इमरान खान, और देख लो 2022 में हो गया इसका कांड। और इनके यहाँ पे अभी इमरान खान ने, मैं लास्ट बोल रहा हूँ, अभी इमरान खान ने अगर कुछ कांड किया, अभी कुछ कांड कर दिया ना, अगर ये धरना लेके चला गया इस्लामाबाद बंद कराने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाएगा इसी साल में बैंक करप्ट होगा। और हो सकता है, मैंने पिछली एक वीडियो में बोला कि जो लगातार देख रहे हैं ना वीडियो,
मैंने 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले बोला था कि इनके यहाँ पे फौजी राज भी लग सकता है, गवर्नर रूल इसका फौजी राज आ जाएगा, दोबारा कू हो जाएगा, फौज कू कर देगी। अगर इमरान खान ने ये कर दिया, 2 बातें होगी, या तो ये श्रीलंका बनेगा या फिर इसका कू हो जाएगा। अगर इमरान खान ने ब्लॉक कर दिया इस्लामाबाद को, गिराने की कोशिश की गवर्नमेंट को, बाकी उस पर डिपेंड करता है कि उसने क्या करवाना है। ये पक्की बात है, देख लेना आप, यही होगा। चाहे कुछ साल के लिए कू हो, 6 महीने के लिए कू हो, लेकिन फौज अंडरटेक कर लेगी इसको, पाकिस्तान को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने खून खराबा होना ही होना इनका, ठीक है। अगर ये 10-15 दिन चल गया तो ये बैंकक्रप्ट हो जाएगा। और फिर जो कई लोग बोलते हैं ना कि 24-25 में आ जाएगा पीओके, आ भी सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है। इंडिया अपने गोटियां फिक्स कर रहा है, प्यादे लगा रहा है, सारी चीजें चेस की तरह फिट हो रही हैं, एक शय और मात, ये होगा। चलिए, आई होप मेरा आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया होगा। तो यहाँ तक थी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करके इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में और आप मेरे सोल्जर, इस नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम पाकिस्तानों से जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ये फैलाते हैं ना, फालतू की झूठ मूठ की खबरें, जिस इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में हमारे मुसलमान भाइयों, हमारे हिंदू, हमारे सिख आपस में ये खराब करने की कोशिश करते हैं, उस पर हम रोक लगा सके। आप लोगों का साथ चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, सोल्जर बन जाओ इस चैनल के, और अपने इंडियन यूट्यूबर्स को हमेशा सपोर्ट करो, हमेशा सपोर्ट करो। ये पोरकियों की सपोर्ट करना बंद कर दो, बहुत नुकसान देंगे। 4-5 साल में, हमेशा बोलता हूँ 4-5 साल ठहरो, आपको इसका असर नजर आएगा। 3-4 साल, 5 साल बाद आपको असर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।